फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है यह है कौन सा, पुष्यभूति वंश। आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो नरवर्धन ने। ठीक है, नरवर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किया था। लेकिन बात करते हैं सबसे पहला महान शासक कौन था इसका, तो इसमें से 2-3 गौ शासक के नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हर्षवर्धन शासक थे, तो पुष्यभूति वंश के ही थे। ठीक है, जिसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बात करते तो सबसे महान शासक कौन था? प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन पुष्यभूति वंश का पहला महान शासक था। ठीक है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? नरवर्धन। यह भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला महान शासक कौन था? प्रभाकर वर्मन। लेकिन बात करते हैं पुष्यभूति वंश में, पूरे वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का कार्यकाल पूछा जाता है कब से कब तक था? तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। कब? 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल था। ठीक है, और बात करते इन्होंने एक संवत जारी किया था। कौन सा संवत? हर्ष संवत, है ना। हर्षवर्धन ने खुद एक संवत जारी किया था। हर्ष संवत कब? 606 ईस्वी में। आपको पिछले वीडियो में जब आप पढ़ा रहे थे तो 6 संवत की हम चर्चा कर लिए थे। कौन कौन 6 संवत आपको याद है? आपको शक संवत, विक्रम संवत, 2 हो गया। एक है कलचुरी संवत और दूसरा था गुप्त संवत। ठीक है, 2 तो पहले, 4 तो ऐसे याद हो गया। शक संवत, विक्रम संवत सबको जानता है कब हुआ था कब नहीं। और एक है कलचुरी संवत, जबकि 248 ईस्वी में शुरू हुआ था, है ना। और गुप्त संवत 320 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत जब पढ़ा गया 320 ईस्वी में गुप्त संवत। 4 गो संवत हो गया। एक है, इसके बाद आता है हर्ष संवत। ठीक है, हर्ष संवत एक होता है हिजरी संवत। ठीक है, तो हर्ष संवत, हिजरी संवत, 4 और 2 6 गो संवत हो गया। हर्ष संवत 606 ईस्वी में और 622 ईस्वी में हो गया हिजरी संवत। ठीक है, लास्ट में आता है 7वां संवत कौन? इलाही संवत। तो इलाही संवत कौन शुरू किया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने 1583 ईस्वी में। तीसरा संवत से पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो थानेश्वर को अपने राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने अपने राजधानी कहाँ बनाया? थानेश्वर को। ठीक है, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया, है ना, यानी इसको परिवर्तन करके कहाँ बनाया गया? तो कन्नौज को, है ना, दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया गया। दोनों से क्वेश्चन पूछेगा कि पहली राजधानी कौन था? थानेश्वर, लेकिन परिवर्तित राजधानी कहाँ था? स्थानांतरित किया कहाँ किया था? कन्नौज में। ठीक है, बात करते तो हर्षवर्धन के दरबार में कई विद्वान रहते थे। ठीक है ना, जिसमें से प्रमुख थे कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बाणभट्ट के यहाँ का रचनाकार कौन कौन है? तो इनकी रचना है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। 4 गो इनकी रचना का नाम याद रखना है। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक। ठीक है, क्वेश्चन चारों में से एक हटा देगा, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कौन सी रचना बाणभट्ट का नहीं है। तो आपको इस चारों को याद रखना होगा। ठीक है, तो हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। कादम्बरी ने किसने लिखा? पार्वती परिणय, चंडी शतक। ठीक है, इस तरह से बाणभट्ट की रचना का आपको नाम याद रखना है। हर्षवर्धन की अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन भी खुद बहुत बड़ा विद्वान शासक था। इन्होंने अपनी 3 पुस्तक लिखा है, नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का, है ना। 3 पुस्तक का नाम याद रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का। किन्होंने लिखा था? तो खुद पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने ही लिखा था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में कुछ चीनी बहुत विद्वान आए थे। कौन? ह्वेनसांग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ह्वेनसांग कहाँ का रहने वाला था? तो चीनी बौद्ध विद्वान था। ठीक है, चीन का था, है ना। बात करते हैं इनको क्या कहना? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। किन्हें? ह्वेनसांग को। ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे, है ना, ह्वेनसांग। और एक आता है चीनी आते था कौन था? फाहियान, फो की, है ना, उसने लिखा था पुस्तक फो क्यू की। लेकिन यहाँ से पुस्तक पूछा जाता है ह्वेनसांग ने कौन पुस्तक लिखा था? तो सीयू की। कौन सा? सीयू की ने किस पुस्तक कौन किसने लिखा? तो ह्वेनसांग ने। बात करते हैं हर्षवर्धन के साथ में शासन काल में युद्ध हुआ था। कौन सा? तो दक्षिण भारत के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, है ना। उन्हें कौन किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जो चालुक वंश शासक थे। कहाँ के शासक थे? दक्षिण भारत के चालुक शासक थे। ठीक है, बात करते थे हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रवि कीर्ति की रचना है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है। किससे? रवि कीर्ति की रचना है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को पराजय कर दिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने।
कहाँ का शासक था? दक्षिण भारत का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने पराजित किया था किसको? उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को। ठीक है, बात करते हैं इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रवि कीर्ति का एक अभिलेख है ना, पुलकेशिन द्वितीय का कौन था? दरबारी कवि था रवि कीर्ति। रवि और प्रसिद्ध अभिलेख किसका है? तो रवि कीर्ति का। रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो दक्षिण भारत के चालुक्य शासक थे। ठीक है, चालुक्य शासक ने पुष्पवती वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हर्षवर्धन के शासन काल में, बात करते हैं प्रत्येक 3 वर्ष में धर्म सभा का आयोजन होता था। कितने वर्ष में? कन्नौज में 3 वर्ष पर धर्म सभा का आयोजन होता था, जबकि हर्षवर्धन के शासन काल में ही प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, है ना। प्रयाग में कहा? प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता, जबकि कन्नौज में 3 वर्ष पर, है ना, और प्रयाग में 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। बात करें कन्नौज में बहुत सारे विश्वविद्यालय दान पुण्य किया था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बहुत सारा धन दान किए थे, इन्होंने हर्षवर्धन को, इसलिए इनको दानी प्रवृत्ति के होने के कारण इनको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को। ठीक है, बात करते हैं वेनसंग की पाटलिपुत्र यात्रा किए थे। वेनसंग ने चीनी यात्री जब पाटलिपुत्र यात्रा किए तो उन्होंने कन्नौज की तुलना पाटलिपुत्र से कर दिया था, है ना। मतलब कन्नौज पाटलिपुत्र की तुलना में आता है ना, पाटलिपुत्र जैसा ही कन्नौज था। ठीक है, बाकी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? है ना, हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु पर अधिकार को कन्नौज राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, है ना। यानी 3 क्षेत्र के लोगों ने इनको कहाँ पे? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध किया था। उनका नाम था, बंगाल के पाल वंश थे, और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश थे, और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश में तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इस तरह से तीनों के बारे में पूछा जाता है। हम तीनों के बारे में पढ़ाएंगे, जब बंगाल के पाल वंश पढ़ाएंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाएंगे, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाएंगे कि इनमें किनका हार हुई, किनकी विजयी हुई, ठीक है, किनकी लाभ हुआ, किनका हानि हुआ, इसके बारे में पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो ये रहा पुष्पवती वंश से संबंधित मेन फैक्ट्स जो कि हम क्लियर कर दिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप इतना देखिए।